सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और इस न्यू ईयर के साथ हम लोग एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी। तो हमें पता है जैसे कि एनसीईआरटी जो है वो बेस है, एक तरीके से रामबाण का काम करता है हर एग्जाम के लिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एनसीईआरटी जो है वहां पे सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होता है जो हमें कवर करना चाहिए, वो क्या हमें कवर करनी चाहिए? एनसीईआरटी। बट जनरली कई बार बच्चे जो है इसे इग्नोर करके चलते हैं, पढ़ना बोरिंग लगता है, समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है कि कैसे लिंक करके पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चों वाली इंफॉर्मेशन लगती है कई बार किसी को, बट इसको किस तरीके से लिंक करना है कि एग्जाम के हम जो सिलेबस है वो कवर हो, प्लस हम एग्जाम के क्वेश्चन टारगेट कर पाए, वो हम लोग यहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और जैसे कि हमें पता है क्लास 6 से ही आपके हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करके चलेंगे। अब हम बात करें अगर हिस्ट्री की, तो देखिए हम चैप्टर में जितनी भी चीजें आप लोग अपने पास या तो ऑनलाइन मीडियम में या ऑफलाइन मीडियम में अगर बुक जैसे भी अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर बुक अवेलेबल है, नहीं है तो पीडीएफ बुक की आप लोग अरेंज कीजिए और उसको प्रॉपरली क्या कीजिए, इस लेक्चर के बाद अच्छे से रीड कीजिए। तो यहाँ पे कुछ बुक से 0.12% हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की भी आपको कोशिश करेंगे, सो दैट आप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर पाए और एक लिंक स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, तो अब हिस्ट्री की जो बात की जा रही है, देखो जनरली बेसिक बातें हमें पता है कि हिस्ट्री जो होती है पास्ट की स्टडी करना। ठीक है, जो चीज बीत गई उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। अब हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो समझने के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि क्या क्या पार्ट है ये कहीं भी अभी आपके चैप्टर में डिस्कस नहीं किए गए हैं, बट हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट एक बेस बनाने के लिए ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक होता है हमारा एंशिएंट वाला पार्ट, एक होता है हमारा मिडाइवल वाला पार्ट एंड एक होता है मॉडर्न वाला पार्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री को इन 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक होता है एंशिएंट पार्ट, ठीक है, मेडिवल यानी मध्यकालीन, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत। तो इस 3 फॉर्म में, और जो आपकी एनसीईआरटी है फ्रॉम 6th क्लास वो इसी तरीके से चीजें कवर करती हैं। पहले आपको एंशिएंट का पार्ट सारा कवर कराया जाएगा, देन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चैप्टर के साथ एक मेडिवल वाला कहानियां स्टार्ट हो जाएंगी, एंड देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे। और उसके बाद फर्दर आगे जो हायर जो बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, उसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर्स जो है वो देख के चलेंगे। तो यहां से आपकी हिस्ट्री की जो है वो बहुत साउंड जो एक बेस है, एक नॉलेज है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट जो हमारा चैप्टर है उसकी। तो हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है वो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, कुछ बातें साथ में नोट करते हुए चलिए कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहां, कैसे, ये जो है हमारा चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम करेंगे क्या, हम पहले कुछ सवाल उठाएंगे, हम पहले कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे और एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम कोशिश करेंगे कि हम इन सब क्वेश्चन के आंसर्स अपने आप को दे पाए। ठीक है, अब बेसिक सी बात हम सबको पता है कि शुरू से ह्यूमन जैसे आज हम हैं वैसे हम पहले नहीं थे। ठीक है, जैसा ह्यूमन आज है वैसा ह्यूमन पहले नहीं था। जो चीज वो आज खा रहा है वो शुरू से वो नहीं खाता था। मतलब ईटिंग हैबिट्स में अगर हम बात करें तो जो चीज हम खा रहे हैं पेरेंट्स के टाइम पे इतनी नहीं थी और ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे चीजें नहीं थी। ठीक है, तो चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं। तो आप जो खा रहे हैं, आप जो पहन रहे हैं, जिस तरीके की सोसाइटी है आसपास की, ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन था, एक तरीके से ये सारी कहानी हिस्ट्री में ही कवर होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्वेश्चन यहाँ पे रेज करना है कि अब हम पास्ट के बारे में जान क्या क्या चीजें सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर मैं रेज करूं कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हम क्या क्या जानने में इंटरेस्टेड हैं। तो पहले के लोग जो थे,
ठीक है, हम लोग बात करेंगे किस किस चीजों की, कि पहले के लोग जो है वो क्या चीजें खाते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी। ठीक है, देखो बुक में जो 6th क्लास की बुक में बताई है ना कहानी, वो एक स्टोरी की तरह एक क्वेश्चन रेज करा है, क्योंकि वो क्लास डिजाइन की गई है 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से। बट आप जब कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आई अज्यूम कि हमारा इतना इंटेलेक्ट जो है डेवलप हो गया है कि मुझे वर्ड टू वर्ड वो कहानी कि वो बच्ची सोच रही है कि क्या 15,000 साल पहले या इतने साल पहले भी कुछ चीज होती थी, ये सब चीजें मुझे आपको उस वे में समझाने की जरूरत नहीं है। उतना आप लोगों का इंटेलेक्ट डेवलप हो चुका है कि जो मैं ये बातें बताऊंगी आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम क्या जानना चाहेंगे, हम उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कपड़े पहनते थे, हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ रहते थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे बेसिकली उनके बारे में कि वो क्या काम करते थे। इसके साथ साथ हमें ये जानना है कि वो कैसे एंटरटेन करते थे। ठीक है, जैसे आप आज के टाइम पे किसी बड़े जने के पास बैठ जाओ, आप उनसे सुनते हो कि वो अपने टाइम पे क्या करते थे, वो बताते हैं हम बाहर खेलने जाया करते थे, हम खेतों में जाया करते थे। ठीक है, हम बेसिकली ये वाला गेम खेलते थे। तो जो एंटरटेनमेंट के तरीके हैं वो डिफरेंट है। आज की डेट में आप फोन के थ्रू मूवीज देख के, सॉन्ग सुन के, ऑनलाइन गेम्स वगैरह ये सब चीजें करके अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। बट अर्लियर बहुत पहले, और ये तो बहुत पहले की बात करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे काफी पहले की, तो ये चीज हमें समझ में आई, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अब बार बार ना मैं एक चीज बोल रही हूँ, काफी पहले की बात करनी, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले की बात। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये आंसर भी लेंगे कि क्या इतने साल पहले की इंफॉर्मेशन हमें पता चल सकती है, और यस, इफ यस देन कैसे कैसे पता लगा सकते हो। अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अर्लियर लोगों के टाइम पे जो भी इवेंट हुए हमारे सामने वो लोग हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। और आज के टाइम पे तो हम पूछते भी नहीं है किसी से, इंटरनेट फैसिलिटी है, हम सब कुछ सर्च कर लेते हैं चीजें। बट 3-4 हजार साल पहले चीजें कैसी थी, क्या चीजें थी, क्या ईटिंग हैबिट, क्या कपड़े, ये सब चीजें थी, ये हमें कैसे पता चलता है। क्या उस जमाने का इंसान कोई खुद आके बैठ के हमें सब कुछ नरेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। जैसे आज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, आप एक बुक पढ़ रहे हो, आप ये बुक से सब कुछ पढ़ के सीख रहे हो। मैंने बुक से पढ़ा है, आप लोग बुक फॉलो करोगे। अर्लियर जो लोग हैं, वो जो जनरली लोग थे, वो क्या कर रहे हैं, बुक फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या कोई बुक लिखी थी किसी ने, इन लोगों ने कुछ बुक लिखी थी, कैसे हम पढ़ते थे प्रॉपर्ली चीजें, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, उससे पहले हम जो एक चीज और समझेंगे वो हम समझेंगे डेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, डेट का स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बाकी मैं मान के चल रही हूं कि आप सबको क्लियर होंगी ये चीजें। तो जस्ट आप रिवीजन के लिए इसको देख लीजिए कि डेट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो जब मैं बात कर रही हूँ डेट के स्ट्रक्चर की, तो डेट के स्ट्रक्चर में मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हो 15,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 6,000, 8,000 साल पहले, तो ये साल पहले को मुझे पता कैसे चलेंगी चीजें। ठीक है, तो आज की डेट में मैं आपसे बात करूं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखो बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। आज की डेट में हम कहाँ हैं, 2021। इससे पहले कोई ईयर होगा 2020, लास्ट ईयर गया ना। ठीक है, भूल नहीं सकते इस ईयर को तो हम लोग कोई भी, वैसे भी तो लास्ट ईयर क्या गया 2020। इस तरीके से कोई ईयर होगा, देन यहाँ पे कोई ईयर 2000 भी होगा, तो और प्रीवियस आओगे 2000 साल पहले, यहाँ पे 0 भी आएगा, राइट। उससे पहले क्या कुछ था नहीं, क्या 0 पे ही हम मानेंगे कि साल शुरू हुई, चीजें शुरू हुई है, सब कुछ शुरू हुई है? क्या 0 से पहले कुछ नहीं था? 0 से पहले भी कुछ था, 0 से पहले भी इवेंट हुए हैं, 0 से पहले भी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं ईयर को -1, आप नंबर लाइन देखते हो ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, -1 -2, तो ईयर को तो मैं माइनस में नहीं रिप्रेजेंट कर सकती ना, तो हम लोग यहाँ पे 1, 2 पॉजिटिव में ही रखते हैं। लेकिन जो इधर वाले इवेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक बात है, जो इधर वाले इवेंट होते हैं ना, उन्हें हम डिनोट करते हैं BC या फिर BCE से। किससे? अभी बता रही हूँ ये सब क्या है, अभी हैव पेशेंस और सुनिए चीजें कि ये क्या होती है, BC और BCE। वहीं जो 0 के राइट हैंड साइड में चीजें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, AD या CE, AD या फिर CE। अब ये AD CE ये सब चीजें क्या है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ BC, और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे से मतलब ये आप लोगों के माइंड में आएगा कि ये 0 ईयर कौन सा ईयर है। हमने ये 0 किसको माना है, जिसके बाद के सारे जो है ये AD में आ गए हैं और जिनसे प्रीवियस आपने सारे BC और BCE में ले लिए हैं। तो ये 0 किस बेसिस पे डिसाइड किया, तो ये जो 0 ईयर है वो ईयर है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस
क्राइस्ट। नाउ आप लोग कहोगे वाई जीसस क्राइस्ट, हमने क्यों शिव जी, क्यों राम जी, क्यों विष्णु जी, क्यों इन सब के बर्थ की बात या किसी और रिलीजन में किसी और गॉड के बर्थ की बात यहाँ पे नहीं की? तो देखो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि हम जितनी भी चीजें फॉलो कर रहे हैं, आप और मैं जो भी चीजें एजुकेशन के मैटर में पढ़ रहे हैं ना, जनरली हम वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस होकर चीजें जो है काफी हद तक अडॉप्ट की हैं। तो वेस्टर्न की मैं बात करूं तो वहां पे एक रिलीजन जो बहुत ज्यादा प्रचलित है या जो बहुत ज्यादा चलता है वो है क्रिश्चियनिटी। और क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इन्होंने 0 ईयर को, यानी जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए उस ईयर को लिया 0 ईयर, और उसके आगे और पीछे इस तरीके से हमने डिवीजन की। तो यहां पे जब मैं BC और BCE की बात करती हूं तो BC जो हो जाता है वो हो जाता है बिफोर क्राइस्ट। BC जो हो जाता है वो हो जाता है बिफोर क्राइस्ट, एंड BCE अगर मुझे लिखना हो तो वो हो जाता है बिफोर कॉमन एरा। क्या हो जाता है? बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? अब वही आता है AD की बात, तो AD हो जाता है एनो डोमिनी। AD क्या हो जाता है? एनो डोमिनी, जिसका मतलब यही होता है कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है साथ साथ मैं लिख रही हूं, आप लोग भी सुन के इनको इसी तरीके से अपने पास लिख लीजिए, सो दैट बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप सिर्फ अपना जो कॉपी पेन है उसको उठाएं लास्ट में और रिवीजन कर पाए। और उसके बाद है यहाँ पे जो CE, तो CE होता है कॉमन एरा। CE होता है कॉमन एरा। अब देखिए एनसीईआरटी मैंने बोला मल्टीपल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपके स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो, जो सोशल स्टडीज लेते हैं उनके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो एडी एनो डोमिनी वाला कंसेप्ट है, ये सीटेट मतलब ऐसे टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर कि ये छोटी छोटी चीजें वहां पे एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है चीजें। समझ में आई बात? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? आप थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। जब मैं ये चीज यूज कर रही हूं, मैंने यहां पे लिखा 1500 BCE, 1500 BCE। इसका मतलब कोई चीज क्राइस्ट के बर्थ से 1500 साल पहले, यहां कहीं कोई 1500 ईयर आ रहा होगा तो क्राइस्ट के बर्थ से 1500 साल पहले की बात है। इसका मतलब आज से कितनी साल हो गए? आज मतलब 0 के आगे और एन एवरेज अराउंड अप्रॉक्स ले लो, 2000 साल निकल चुके हैं। इस 20 को भी इग्नोर कर देते हैं, 2000 साल तक क्या हो चुके हैं? यहाँ पे हो चुके हैं। और 1500 इससे पहले, तो अगर आज से देखूं तो 2000 ये प्लस 1500 ये, तो टोटल कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं हम? 3500 साल पुरानी बात कर रहे हैं। समझ में आई ये चीज? यानी कि जो BCE होता है वो 0 से इतने साल पहले होता है, ना कि एट प्रेजेंट। तो 0 से 1500 साल पहले, यानी कि आज की डेट से 3500 साल पहले की बात है। समझ गए ये वाली बात हम लोग? ठीक है, तो जब भी BCE और AD लिखा आएगा, अब हमें समझ में आएगा कि 0 एक ईयर था जो क्राइस्ट का ईयर था, उसके बाद सारे 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD इस तरीके से सेंचुरीज स्टार्ट हुई है, फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, राइट। और उससे प्रीवियस जो है वो BCE की फॉर्म में हम लोग लिख के चलेंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम और क्वेश्चन रेज करते हैं। डेट स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिया, ये कंसेप्ट हमें व्हेन वाला पूरा समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन हम रेज करते हैं, वो है वेयर डू द पीपल लिव। पहले के समय में लोग जो थे वो कहां रहते थे, ये क्वेश्चन हमें रेज करके चलना है। ठीक है, मैंने कहा था क्वेश्चन रेज करेंगे सारे जितने भी यहाँ पे बताए गए हैं चैप्टर के नेम में, और फिर हम ट्राई करेंगे कि हम सारे आंसर्स जो है वो 1 बाय 1 करके क्या करें, फाइंड आउट करें। तो नाउ क्वेश्चन क्या है? वेयर डू पीपल लिव, लोग रहते कहां हैं? क्या क्वेश्चन है हमारा? वेयर डू पीपल लिव। क्या पहले भी लोग इसी तरीके से जैसे आप और मैं रह रहे हैं आज घरों में, लोग ऐसे ही घरों में रहते थे? तो द आंसर इज नो, पहले घर नहीं थे। अभी पक्का हाउस, सारे हाउस जनरली पक्का हाउस देखने को मिलते हैं हमें। पहले लोग कच्चा हाउस में रहते थे, उससे पहले लोग झोपड़ी वगैरह में रहते थे, उससे पहले कुछ टेंट बना के गुफाओं में रहते थे, और उससे पहले तो जनरली लोग जो थे वो क्या थे, घर वगैरह बनाते ही नहीं थे, टिक के रहते ही नहीं थे। ठीक है ना? तो ये कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत सालों पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस समय पे लोग जनरली क्या होते थे, देखो कुछ पॉइंट्स हम लोग देख के चलेंगे। उस समय पे लोग होते थे हंटर गैदरर्स। क्या होते थे? हंटर गैदरर्स होते थे लोग। क्या मतलब है इसका, हंटर गैदरर्स का? हंटर गैदरर्स, हंटर मतलब क्या होता है? लोग जनरली चीजें करते क्या थे, खाते क्या थे? देखो लोग खाते थे चीजें शिकार करके।
ठीक है, किसी जानवर का, पशु पक्षी का शिकार करा और उसे खा लिया। इसके अलावा थोड़ा बहुत चीजें वो क्या करते थे, स्टोर करके रख लेते थे, जितने टाइम तक चल पाए वो चीजें स्टोर करके रख लेते थे ताकि वो उसे क्या कर सके, फर्दर आगे के टाइम पे खा पाए। तो अब रहने की बात की जाए ना, तो ये लोग जनरली वाटर बॉडीज के पास रहते थे, जहां पे भी कोई नदी वगैरह कुछ बेसिकली देखने को मिला, ये लोग वहां पे रहते थे। कारण क्या होता है, देखो पानी तो बेसिक नीड है ना जिंदा रहने के लिए, खाना तो चलो फिर भी एक बार को कोशिश करता है इंसान सर्वाइव कर ले, बट विदाउट वाटर तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग वाटर बॉडीज के पास रहते थे, क्योंकि पहले कोई टंकी मोटर ये सिस्टम नहीं था कि आप कहीं रह रहे हो और पानी आप वहां तक अरेंज कर लोगे, तो खुद ही हमें पानी के पास जाके रहना पड़ता था। तो एक रीजन तो ये हुआ बिकॉज वाटर बेसिक नीड था, दैट्स वाई ये लोग किसी वाटर बॉडीज के आसपास ही रह रहे थे। दूसरा रीजन वाटर बॉडीज के आसपास रहने का ये था कि ऐसी जगहों में जो पशु पक्षी जो है होते हैं ना, बेसिकली वो पानी पीने आते हैं, तो जब वो पानी पीने आएंगे तो आप उनका शिकार कर सकते हो, बिकॉज आप खाने के लिए उन्हीं पे डिपेंडेंट हो, बिकॉज यू आर हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। तो एक रिवर जिसका नाम यूज हुआ है जहां पे ये लोग बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे उस टाइम पे, वो नाम है रिवर नर्मदा का। कौन सा, रिवर नर्मदा। तो ये छोटे छोटे बेसिक नाम जो यूज होते हैं ये हमें याद रखने हैं। नर्मदा रिवर के पास ये लोग जो थे उस टाइम पे रहते थे। अभी आगे और भी रिवर का जिक्र हम लोग करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज के पास प्लस फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको मिल रहे हैं पेड़ पौधे, नेचुरल सारी चीजें जो भी हैं, आप वहां से खाने पीने के लिए फल सब्जियां बेसिकली जो थे वो ले सकते थे। यहां तक समझ में आया। इस टाइम पे एग्रीकल्चर इतना प्रेवेलेंट नहीं था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि एग्रीकल्चर जैसी भी कोई चीज हो सकती है, कुछ ऐसा कंसेप्ट भी है कि हम फसलें उगा सकते हैं, प्रॉपर इन चीजों को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, लंबे समय तक इन्हें स्टोर करके रखा जा सकता है, इन्हें फ्यूचर में पका के भी हम खा सकते हैं, तब लोगों ने खेती वाला कंसेप्ट भी स्टार्ट करा। अब खेती वाला कंसेप्ट स्टार्ट करा तो खेती के लिए जो यूज किया गया ना, देखो वो क्या, किस जगह पे खेती की गई, किसकी, वीट एंड बार्ले की। किसकी, वीट एंड बार्ले की। अब किस किस जगहों पे की गई स्टार्टिंग में, तो यहां पे नाम जो है वो हम लिखेंगे सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, ठीक है। और दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे गारो हिल्स की। सुलेमान एंड किर्थर हिल्स एंड गारो हिल्स की। नाउ सुलेमान एंड किर्थर हिल्स जो है ना, ये आज के टाइम पे कहां पे है, ये आज के टाइम के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, बॉर्डर है, वहां पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या पहले कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ये सब चीजें थी, नहीं थी ना तब तो ये आज के समय में हमें सुलेमान एंड किर्थर हिल्स कहां देखने को मिलती है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में। और ये जो गैरो हिल्स है ये हमें देखने को मिलती है हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, जो मेघालय है वहां पे। नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो एक स्टेट है मेघालय, ये हमें वहां पे देखने को मिलती है। अब वीडियो अभी पॉज करके आप गूगल पे जाके मैप पे ये चीजें सर्च कीजिए, सो दैट अभी माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। एक दो इन्फॉर्मेशन मैप में जब हम देख लेते हैं ना चीजें, तो बहुत अच्छे से चीजें क्लियर रहती हैं। तो वीडियो को अभी पॉज करके अगर आप लोग देख लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। और अगर आप लोग बहुत अच्छे चित्रकार कलाकार हैं तो कोशिश कीजिए कि साथ में थोड़ा सा उसको ड्रॉ करके अपने पास मेंशन भी कर लो, ठीक है। मेघालय में हमारे पास गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, तो आप वहां पे देखोगे, वहां पे आपको गारो हिल्स मिलेंगी। एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेंगी कौन सी हिल्स, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। सब आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो ये टाइप करोगे डायरेक्ट आपको मैप जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वीट एंड बार्ले की बात समझ में आई। अब जो राइस था, ठीक है, यहां पे हमने राइस जो था वो फर्स्ट टाइम राइस की कल्टीवेशन भी देखी थी, तो राइस की कल्टीवेशन की भी हम लोग बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो राइस जो था वो सबसे पहले जो था वो ग्रो जो हमने करा वो किस जगह करा, विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। राइस जो था इस यहाँ पे आप लोग देख के चलिए, राइस जो था वो हमने ग्रो करा कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। कहाँ, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। अब ये क्वेश्चन आता है ये विंध्यास क्या और कहाँ, तो हमने देखा सुलेमान एंड किर्थर कहाँ, पाकिस्तान में, गारो हिल्स कहाँ, मेघालय में। ये जो विंध्यास है ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। देखो ये क्वेश्चन कई बार मैचिंग फॉर्म में भी आ सकते हैं,
करेक्ट मैच करने को दे सकता है या पेयर बना के दे सकता है और पूछेगा कौन सा करेक्ट या कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर डायरेक्ट आंसर चीजें याद है आपको तो गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। वो कहाँ है? सुलेमान एंड किरथल हिल्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, गारो हिल्स जो है हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में यानी मेघालय में, और ये जो विंध्यास है जहां पे राइस की कल्टीवेशन फर्स्ट टाइम हमें मिली, जो इंफॉर्मेशन मिली है कि राइस की कल्टीवेशन नॉर्थ विंध्यास में हुई, तो ये विंध्यास कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। तीनों चीजें आपको मैप पे प्रॉपर सर्च करनी है। ये समझ में आया लोग कहाँ रहते थे, ये कहानी हमें समझ में आई, और यहाँ बेसिकली क्यों रह रहे हैं ये भी हमें समझ में आया। तो जब मैंने बात करी कि लोग जनरली रिवर के आसपास रह रहे हैं ना, तो ये तो सारी चीजें हुई। इसके थोड़े टाइम बाद हमने और भी चीजें नोटिस की, ठीक है, ये तो हमने देखा, लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद यानी जनरली 5000 साल पहले हमने नोटिस किया कि हाँ कुछ जगहों पे और लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। नदियों के आसपास कुछ और जगहों पे भी हमें लोग देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन लोग थे, किस नदी के आसपास देखने को मिले, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो क्या चीज है? अराउंड 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो क्या हुआ कि नदी थी इंदस, इंदस नदी, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी? जस्ट वेट आई विल टेल यू। इंदस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि कुछ लोग रह रहे हैं, और उस पूरी बसावट को, उस पूरी जो लोग रह रहे थे उन्हें हमने नाम दिया इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन ये जो है ये पहली सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहली सभ्यता कहलाती है बेसिकली, जो हमें देखने को मिली इंडिया में, इंडिया और इंडिया के आसपास के एरिया में प्रॉपर्ली, ठीक है। ये पहली सभ्यता कहलाती है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम भी हमारे लिए जरूरी है, वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि इंदस नदी के आसपास और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का रीजन था। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज जो फर्स्ट जो सिटी थी इंदस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत सारे आज की डेट में जैसे स्टेट है ना, तो वैसे बहुत सारी सिटीज थी, इसमें भी बहुत सारे स्टेट कह लो आप, बहुत सारे थे। तो उनमें जो पहला स्टेट जिसके बारे में हमें पता चला ना, उसका नाम था हड़प्पा। उसका क्या नाम था? हड़प्पा। इसीलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है। अब इंदस नदी की बात की जाए ना, तो पता होना चाहिए इंदस नदी कहां से निकल के कहां जा रही है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये पाकिस्तान से निकलती है, सॉरी कश्मीर से निकलती है, ये कश्मीर से निकल के पाकिस्तान की तरफ जाती है। कश्मीर से ओरिजिनेट होके कहां जाती है? पाकिस्तान में फ्लो करती है। अब ये चीज मैंने बताई। अब आप इसको भी क्या करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन के बाद आप जनरली क्लास के बाद या तो वीडियो पॉज करके जस्ट अभी जब मैंने बोला कश्मीर से निकल के ये पाकिस्तान में जाती है, आप जाइए गूगल पे टाइप कीजिए, या इफ यू आप लोगों के पास एटलस है तो एटलस में रिवर वगैरह होंगी तो देखिए, तो वहां पे आपको इंदस का प्रॉपर फ्लो दिख रहा होगा। ठीक है, इंदस का प्रॉपर जो है वो आपको फ्लो दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको मेंशन होगा कि ये कश्मीर से निकल के किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ जो है वो जा रही है। तो ये चीज भी हमें क्लियर करनी है, क्योंकि सुनना देखना ठीक है याद हो गई, बट अगर पिक्चर माइंड में होती है तो आप वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हो, सस्टेन रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज वर्ड की। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियां, वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो जाके किसी मेन नदी से मिल जाती हैं, वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज जो जाके किसी मेन नदी से मिल जाती हैं। तो हमें बात करनी है किसकी? हमें बात करनी है इंदस के ट्रिब्यूटरीज की। ट्रिब्यूटरीज अभी सुनोगे और अभी याद कर लोगे, क्योंकि पूछ सकता है ऑप्शन देके कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इंदस की? आप लोग लिखेंगे रवि, झेलम, ब्यास, चेनाब, and fifth is Satluj. It's L. Okay. Ravi, Jhelum, Byas, Chenab and Satluj. These five are the
ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, दीज 5 आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। तो इंदस नदी के किनारे भी हमें सिविलाइजेशन अराउंड 5000 ईयर अगो देखने को मिली, तो हमने उसको नाम दिया इंदस वैली सिविलाइजेशन। और मैंने एक और अल्टरनेट नेम बताया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हमने देखा इंदस नदी कश्मीर से निकल के पाकिस्तान में यहाँ पे जा रही है, एंड इसकी 5 जो है वो ट्रिब्यूटरीज है, रवि, झेलम, ब्यास, चिनाब एंड सतलज। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ कि जो सिविलाइजेशन हमने बात करी ना, वाटर बॉडीज के आसपास रहते हैं, उन चीजों को लेके। तो ये तो थी इस जो इंदस नदी की बात थी। अब इसी के बाद हम एक और बात करेंगे कि 5000 साल पहले तो ये कहानी थी, ठीक है, बट अराउंड 2500 ईयर अगो क्या था, अराउंड 2500 ईयर अगो हमें एक चीज और देखने को मिली। 2500 ईयर अगो हमने देखा कि गंगा नदी के आसपास भी इसी तरीके की सिविलाइजेशन जो थी वो स्टार्ट हो रही थी। गंगा नदी के आसपास भी कुछ बसावट, कुछ लोग देखने को मिले, कुछ एक्टिविटीज देखने को मिली, और उस एम्पायर को कहा जाता है मगध एम्पायर। ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद, जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे जब मौर्यंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये मगध एम्पायर जो थी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थी वो एम्पायर थी, जो कि गंगा रिवर के आसपास हमें देखने को मिली। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने ये वेयर डू पीपल लिव और ये सारी कहानी जो यहाँ पे थी वो देखी। अब देखो जनरली लोग क्या करते हैं, लोग ट्रैवल भी करते हैं एक जगह से, जैसे आज आप कर रहे हो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पीपल आर ट्रैवलिंग ना। लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करने का कारण अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कोई पढ़ने जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, कोई जस्ट घूमने जा रहा है, देयर आर डिफरेंट रीजन। तो अर्लियर भी लोग ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवलिंग का कारण अलग अलग होता था। देखो एक कॉमन पीपल, अब हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो चुका है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैवलिंग की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं आप, ट्रैवलिंग की, ठीक है। अब एक कॉमन इंसान पहले ट्रैवल करता था, अगर कॉमन पीपल मैं कह रही हूं ट्रैवल कर रहा है, तो वो क्यों ट्रैवल कर रहा है, देखो मुझे बेसिकली कुछ कामकाज चाहिए, कमाना है, खाना है, तो अपने कामकाज के लिए वो बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। इसके अलावा कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई इस जगह पे, पहले नेचुरल डिजास्टर भी तो बहुत होती थी, फ्लड आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, ये नेचुरल डिजास्टर आ गई कोई इस तरीके की, तो भी उसको अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था, ये रीजन हो गया। कोई मर्चेंट है, कोई बिजनेसमैन है, सिंपल सी बात है, उसे ट्रेड करना है, उसे बिजनेस करना है, दैट्स व्हाई वो ट्रैवल करेगा ही करेगा। कोई मान लो रिलीजियस हेड है, ठीक है, रिलीजियस हेड है, या कोई टीचर है रिलीजियस, रिलीजन को सिखाने वाला, तो वो अपने रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन की टीचिंग देने एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट होती थी लोगों की, अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से मूव करते थे। अब होता क्या है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो एक वर्ड होता है इंपैक्ट, एक वर्ड होता है कॉन्सिक्वेंसेस। हम हर हिसाब से पढ़ के चलेंगे कि आप डिटेल में भी समझ पाओ, आप एमसीक्यूज भी बना पाओ, हर चीजों पे फोकस करके चलेंगे हम लोग, ठीक है, और इसका जो लिंक भी कर पाओ आप मल्टीपल चीजों से। तो इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो जनरल सी बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक ऐसी भाषा जानती हूँ जो मैं जिस जगह गई हूँ वहां के लोग नहीं जानते, तो कम्युनिकेशन होगा, तो जनरली इस लैंग्वेज का भी स्प्रेड होगा हल्का बहुत। मैं कोई ऐसी टेक्निक जानती हूँ किसी काम को करने की, ऐसी शैली जानती हूँ, ऐसी चीज में निपुण हूँ जो वहां के लोगों को नहीं आती। अब मैं वहां गई हूँ, वहां काम करूंगी, मैं उस पर्टिकुलर चीज को बना के ट्रेड कर रही हूँ, तो वो चीज डिमांड में बहुत ज्यादा आ गई। अब और भी लोग उस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। प्लस मैं किसी धर्म को मान रही हूँ, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, वहां लोग उसको थोड़ा सा, अगर वहां पे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, वहां पे लोग उस चीज को फॉलो करने लग जाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाएगा। तो जब मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ट्रैवलिंग हो रही है, तो कल्चर एनरिच हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, एजुकेशन ट्रांसफर हो रही है, स्किल्स ट्रांसफर हो रही हैं। एक चीज के साथ साथ मल्टीपल चीजें जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो भी ट्रांसफर हो रही हैं और इंक्रीज मतलब एनरिच हो रही हैं प्रॉपर। समझ में आया? अब हमें जिस अगले टॉपिक पे बात करनी है, ये छोटी सी चीजें थी, ठीक है, बुक में छोटी छोटी बातें मेंशन की गई हैं जिन पे हम थोड़ा सा लाइट डाल के चलेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। और अब ये सब समझने के बाद अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे ना, तो आई डोंट थिंक आपको एक भी वर्ड, एक भी चीज ऐसी होगी कि आपको समझ नहीं आ रही है या बोरिंग लग रही है, ठीक है। अब जनरली हम बात करते हैं नेम ऑफ द लैंड, मतलब जो ये हमारी कंट्री के नेम की बात है। देखो, नेम पे प्रॉपर अलग से एक क्लास रखेंगे क्योंकि नेम की कहानियां बहुत है।
एकदम से तुरंत से मैं कह दूं 10 मिनट 5 मिनट में समझ लोगे, ये चीजें नहीं है, बहुत कहानी है। लेकिन अभी जितनी चैप्टर में बात की गई है, जितनी अभी समझने के लिए जरूरी है, हम उतना डिस्कस करके चलेंगे। अदरवाइज मैं चाहूं तो इसी टॉपिक पे हम बहुत बड़ी क्लास ले सकते हैं, बट अभी इट इज नॉट नेसेसरी। तो एक नाम जो बात की गई थी वो की गई है इंडिया, और दूसरे नाम की जो बात की गई है वो की गई है हमारे भारत। ठीक है, इंडिया एंड भारत जो बात की गई है वो की गई है इंडिया एंड भारत। ठीक है, इंडिया एंड भारत, अब ये दो नाम पे हमें डिस्कशन करना है। तो देखो सिंपल सी बात, इंडिया जो नाम है ना, ये हमने नहीं दिया, इंडियंस ने नहीं दिया इंडिया नाम इसको। इसका जो नाम इंडिया पड़ा है ना, वो पड़ा है ड्यू टू द इंडस रिवर। अभी हमने जिक्र किया ना, ड्यू टू द इंडस रिवर, जिसे संस्कृत में मैं बात करूं, इट इज रिवर, जिसे मैं संस्कृत में बात करूं तो क्या कहा जाता है, संस्कृत में उसे कहा जाता है सिंधु। इस नदी को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु। अब हमें शुरू से पता है, छोटी सी बात है, ये बात सुन के समझ में आ जाएगा कि ग्रीक और ईरानियन जो लोग थे ना, वो इंडिया में, ग्रीक एंड ईरानियन लोग जो थे वो इंडिया में आते थे। अब इंडिया में जब ये आ रहे हैं तो बेसिकली देखो, ये जो थे ना, ये हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता था, ग्रीक एंड ईरान वगैरह। ठीक है, ये यहां से आते थे, और यहां से यहां आने के लिए ना इनको इंडस रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। यहां से यहां आने के लिए इनको इंडस रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग इंडिया एक ऐसा नेशन था, इंडिया एक ऐसी जगह थी जो क्या है, इंडस रिवर के ईस्ट तरफ में है, इंडस रिवर के ईस्ट में है इंडिया। इन लोगों के लिए इंडस रिवर के ईस्ट साइड में पड़ने वाला एक जो कंट्री था वो क्या था, इंडिया था। तो दैट्स हाउ यहाँ पे ग्रीक और ईरानियन की वजह से प्रॉपर इसको नेम जो मिला वो मिला इंडस। वो लोग जनरली इंदोस, हिंदोस, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है ना, लैंग्वेज बोलने का तरीका डिफरेंस हो जाता है, वो नहीं बोल पाते थे चीजें जैसी भी प्रॉपर होती हैं। सिंधु प्रॉपर नहीं बोलते थे, वो हिंदू, इंदस। तो इस वजह से इसका नाम जो था वो इंडस, जो इंडस से होके इंडिया प्रॉपर रखा गया। बाकी नाम को लेके कहानी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर किसी के पास ज्यादा ज्ञान है इसको लेके तो आई नो वो ज्यादा ज्ञान जो है वो आपने पढ़ी है चीजें तो आपको है, बट अभी एकदम से मैं एनसीईआरटी में सब कुछ बहुत कुछ आपको डिलीवर डायरेक्टली नहीं करूंगी। ठीक है, वो अलग से रखेंगे चीजें, और भी डिटेल में जानने को बहुत कुछ है ऐसे। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत वर्ड की बात करें तो भारत वर्ड जो है वो सिंपली देखो, हमारे 4 वेद हैं। आई वांट कि आप लोग चारों वेदों के मुझे नाम बताएं। तो हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से एक का तो मैं ही बता रही हूँ, ये भारत जो वर्ड है वो हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। फ्रॉम देयर हमने ये वर्ड जो है ये अडॉप्ट कर लिया है। तो ये कहाँ मेंशन है, ऋग्वेद में। क्लियर हुई बात। अब देखो बहुत सारी चीजें, अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारा नहीं जानना है अभी, तो ऐसे एक नेम और है जिसमें हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। ठीक है, इंडिया को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हम वो भी देखेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो इसको क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलती हैं चीजें। ठीक है, हमें चीजें पता कैसे चल रही हैं, ये कहानी मुझे बताओ। हमें कैसे पता चल रही है, कह दो कि आप पढ़ा रहे हो इसलिए पता चल रही है। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे कैसे पता चला, बुक पढ़ी है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, बुक लिखी थी किसी ने, उसने किसी और बुक से पढ़ा था, उसे ऐसे पता चल गया। तो ये चीजें, तो कोई एक इनिशियल पर्सन होगा ना जिसने कहीं से प्रॉपरली मतलब इंफॉर्मेशन डिराइव की होगी। 2 सोर्सेज होते हैं किसी चीज को पता लगाने के लिए, एक डायरेक्ट जाके पूछना और एक किसी ऑलरेडी रिटन चीजों में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो हम तो वो पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी रिटन है, हम वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट कोई एक तो पर्सन होगा जिसने डायरेक्टली यूज की होंगी चीजें। तो अब वही मैंने जैसे पहले कहा था, कोई पर्सन आके सीधा 4-5 हजार साल पहले की इंफॉर्मेशन हमें आके नैरेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री को जानने के कुछ सोर्सेज होते हैं जो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हिस्ट्री को जानने के कुछ क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। उनमें मैं बात करूं तो 3 सोर्सेज हैं हमारे पास मेजर, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पहला होता है लिटरेरी सोर्स। क्या होता है, लिटरेरी सोर्स। दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और तीसरा होता है फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड फॉरेन अकाउंट्स। क्लियर हो गई ये बात। लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन अकाउंट्स। लिटरेरी सोर्स में वो इंफॉर्मेशन जाती है जो रिटन रिकॉर्ड्स, पुराने बुक्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, आपके पुराने शास्त्र हो गए, वेद हो गए, और बहुत सारी पुरानी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास। स्टोरी बुक्स जैसे बहुत सारी जटाकास वगैरह, ये सब कहानी बुक्स वगैरह हैं जो अवेलेबल हैं, जिनसे हम उस टाइम की इंफॉर्मेशन का पता लगा लेते हैं। बट बुक्स वगैरह भी एक टाइम बाद आई हैं, शुरू से बुक्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, देखो, स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स,
पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ ऑर्नामेंट्स मिल गई, ज्वेलरी वगैरह मिल गई, उसकी स्टडी करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मिल गए, उनकी स्टडी करना। ऑब्जेक्ट स्टोन से बने हो सकते हैं, क्ले के बने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी। इन चीजों की स्टडी करना किसमें जाता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, ठीक है। इन चीजों की स्टडी करना किसमें जाता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो इनकी स्टडी कर रहे हैं वो हो गए आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमें ये सब चीजें पढ़ के समझ के बता रहे हैं। क्लियर? उसके बाद जाते हैं फॉरेन अकाउंट्स। देखो इंडिया में टाइम टाइम पे बाहर के लोग भी आए हैं, बाहर के लोग ने विजिट करा है, किसी ने कभी यहाँ पे लड़ाई लड़के जीतने के लिए, ठीक है, कभी पर्टिकुलरली यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, कभी अलायंस बनाने के लिए। तो बहुत सारे पर्पस से बाहर के लोगों ने इंडिया में विजिट करा, उन्होंने इंडिया को जाना, उन्होंने इंडिया को समझा, जाना समझा तो अपनी लैंग्वेज में कुछ चीजें उन्होंने मेंशन करी, ठीक है। जब जाना और समझा तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ चीजें मेंशन करी, समझाई, कुछ किताब में लिखी, वो सारी चीजें। तो वो सारी जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं फॉरेन अकाउंट्स। मतलब जो भी ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे बेसिकली उन्होंने भी कुछ कुछ इंडिया के बारे में अपनी बुक्स, अपने वर्क, अपनी राइटिंग्स, अपने जर्नल्स जो भी उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है हिस्ट्री को जानने का कि उनके टाइम पे चीजें यहाँ पे कैसी चल रही थी। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में चीजें जो है वो पता चलती हैं। अब हम कुछ और वर्ड पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे, देखो बेसिकली यहाँ पे एक तो ये सारी चीजें भी होती हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक काम और भी होते हैं जिसमें हम बोलते हैं एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। वो चीजों को जानते हैं और फिर एक्सकवेट भी करते हैं। एक्सकवेट मतलब क्या होता है? अगर उन्हें किसी चीज कहीं पे डाउट हुआ, कुछ मिल सकता है, कुछ चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो इन्हें जाननी है, तो वो क्या करते हैं? अर्थ की सरफेस को डिग करवाते हैं। बेसिकली एक्सकवेट मतलब होता है खोदना, ठीक है। तो प्रॉपर जब वो डिग करवाएंगे तो वहां से कुछ भी चीजें मिल सकती हैं, कुछ भी जो भी चीजें हैं ये मिल सकती हैं। देन वो इनकी स्टडी करेंगे कि ये किस टाइम पीरियड की है, ये जनरली जो था इस टाइम पे कौन रूलर था, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, ये किस चीज की है, ये सारी चीजों की वो प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम चीजें पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें हमारे सामने आएंगी भी जिन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने एक वर्ड आता है जिसपे हम लोगों को डिस्कशन करनी है, वो है मेन्यूस्क्रिप्ट। क्या वर्ड है? मेन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो जो बच्चे बहुत हाई लेवल का पढ़ चुके हैं ना, प्रॉपर हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बेसिक बातें हैं ये चीजें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए आपको बहुत बेसिक बातें लग रही हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करी है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो बुक पढ़ने में खुद से इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पे किस वर्ड की? मेन्यूस्क्रिप्ट की। किस वर्ड की? मेन्यूस्क्रिप्ट की। देखो मेन्यू की बात की जाए ना तो ये जो वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। क्या है ये? एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। स्क्रिप्ट का मतलब होता है समथिंग इन राइटिंग, समथिंग इन द रिटन फॉर्म। तो मेन्यूस्क्रिप्ट क्या हो गया कि हैंड रिटन जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो कि यहां पे बेसिकली रिटन फ्रॉम हैंड। पहले कोई कॉपी बुक और ये सब चीजें, प्रिंटिंग प्रेस ये सब तो थी नहीं ना, हाथ से ही लोग लिखते थे। जो भी समझ पा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, लोग क्या करते थे? हैंड से ही लिखते थे। इतनी चीजें नहीं थी यहाँ पे कि प्रॉपर लोग जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अब ये जो थे, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो गया? द इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन फ्रॉम द हैंड जो थी वो क्या कहलाती थी? मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती थी। अब मैन्यूस्क्रिप्ट में जनरली लोग किस पे लिखते थे? तो लोग लिखते थे पाम लीव्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये क्या है, पाम लीव्स पे। तो ये तो समझ में आ रहा है, लीव्स देख के आइडिया लग जाएगा। एक और वर्ड जो यहाँ पे मेंशन हुआ है वो है BIRCH, बिर्च। तो ये बिर्च एग्जैक्टली क्या होता है? अब NCERT से क्वेश्चन बनने हैं ना, वर्ड को टारगेट किया जाएगा तो ऐसे वर्ड टारगेट किए जाएंगे। तो ये बिर्च जो होता है ये है एक हिमालय रीजन में जो पेड़ मिलता है उसका बार्क, उसका जो तना होता है ये उससे प्रॉपर बनाई जाती थी। बार्क ऑफ अ ट्री, एक ट्री की बार्क जो कि दैट इज फाउंड इन हिमालयाज, दैट इज फाउंड इन हिमालय, जो कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलता था। अब देखो इसके ऑप्शन किस तरीके से दे सकता है कि बिर्च क्या 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 होता है? ऑप्शन दे देगा कुछ भी, एक ट्री का कुछ कंपोनेंट, या फिर पर्टिकुलर कह देगा मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए इसको यूज किया जाता था, या एक ऑर्नामेंट था, या एक स्टोन का टूल था, ऐसे ऑप्शन दे देगा।
पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी गो थ्रू नहीं करी, देन आप कभी इस चीज का आंसर नहीं कर पाओगे दैट व्हाट इज बिच। पढ़ा है देन आपके पास आंसर है इस चीज का डायरेक्टली, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, एक ट्री का बाग है और वो ट्री जनरली कहाँ मिलता था हमें, हिमालयन रीजन में मिलता था। इज दैट क्लियर? मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आया। अब ये बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जा रही है वो कैसे लिखी जाएगी, आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तमिल में बात कर रहे हैं, तेलुगु में बात कर रहे हैं, मलयालम में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो उस टाइम पे ये स्क्रिप्ट जो थी, क्या कितनी लैंग्वेज थी, क्या चीजें थी जो चलन में थी, जो जिनमें लिखी जा रही थी बातें, तो ये जो लैंग्वेज थी मैन्युस्क्रिप्ट की, बेसिकली लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज हमारे सामने आएंगी। क्या लैंग्वेज आएंगी? संस्कृत, पाली एंड तमिल। संस्कृत, पाली एंड तमिल, ये 3 बातें जो थी, ये 3 जो लैंग्वेज थी उनमें जो थी ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। नंबर 1 इज संस्कृत, नंबर 2 इज पाली एंड देन तमिल। इन 3 भाषाओं में ये जो बेसिकली आपकी मैन्युस्क्रिप्ट थी ये लिखी जा रही थी। यहां तक मैन्युस्क्रिप्ट की बात समझ में आई? ठीक है। अब एक वर्ड पे और हम बात करेंगे, वो वर्ड है इंस्क्रिप्शन। 1-2 चीजें और बची हैं चैप्टर में, देन द चैप्टर इज डन। एक वर्ड की और हम बात करेंगे जो है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या है वर्ड हमारा? इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन से एक वर्ड निकल रहा है इंस्क्राइब्ड, मतलब अंदर लिखा हुआ किसी चीज के। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन होती थी ना, ये जनरली जैसे हो गया कुछ हार्ड सरफेस पे किसी इंफॉर्मेशन का लिखना, हार्ड सरफेस पे किसी इंफॉर्मेशन का लिखना, हार्ड सरफेस जैसे कि किसी स्टोन पे या किसी मेटल पे। आज आपके पास कोई भी सिक्का हो, अगर आप देखो आसपास में अवेलेबल है सिक्का, तो आप सिक्का निकालिए और देखिए उसमें जो चीजें लिखी हैं वो इंस्क्राइब्ड है जनरली। ठीक है, जैसे पुराने सिक्के देखोगे तो प्रॉपर्ली नोटिस कर पाओगे। प्लस कई बार आप देखते हो किसी पत्थर पे इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो बिल्कुल गड़ा के पत्थर के अंदर, पेंट से लिखने की बात नहीं है, पत्थर पे ही अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो क्या कहलाता है? इंस्क्राइब्ड चीजें कहलाती हैं कि उसी में प्रॉपर आपने जो है लिखवा रखी हैं चीजें। तो पहले बहुत सी चीजें इंस्क्रिप्शन जो थी वो यूज की जाती थी, स्टोन और मेटल पे चीजें जो थी वो लिखवा दी जाती थी। इनमें जनरली राजाओं के, जैसे किंग के कोई ऑर्डर आया, ठीक है, राजा ने कोई ऑर्डर दिया या राजा कोई किसी की विक्ट्री हो गई राजा की, तो वो प्रॉपर लिखवा के क्या कर दिया जाता था? शो कर दिया जाता था। ठीक है, अब मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन की जरा बात करो। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीव्स और बिर्च पे लिखी जा रही है जनरली, और ये पत्थर और मेटल पे लिखा जा रहा है। तो कौन लंबे समय तक चल सकती है? कौन सी चीज? वो जल्दी खराब होने के चांसेस है, जल्दी डिस्ट्रॉय होने के, जो है वो पेपर टाइप जो भी लीव्स वगैरह है वो जल्दी फट भी सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन ये चीज जो थी ये लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, तो ये सस्टेन लंबे समय तक हो सकती है। ये बात हमें समझ में आई, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं जो हिस्टोरियन है, इनको पढ़ के कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन क्या हर बार जिस लैंग्वेज में, जिस फॉर्म में, जिस लिपि में ये चीजें लिखी हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट समझ जाएगा? ये जरूरी है? मतलब हर बार उसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी? क्या ये जरूरी है? कितना हद तक पॉसिबल है ये चीज हो पाएगी? तो यही चीज से एक और वर्ड हमारे सामने आता है जो आता है डेसिफरमेंट। क्या आता है? डेसिफरमेंट। ठीक है, तो डेसिफरमेंट का सिंपल मीनिंग होता है जब आप उस चीज को समझ पा रहे हो। देखो ध्यान से, वर्ड क्या वर्ड है? डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट क्या होता है? डेसिफरमेंट में आपने किसी भी इंस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश की और आप सक्सेसफुल हो गए, आप पॉसिबल हो गए, आप उसे समझ पाए, मतलब जो भी उसमें लिखा है आपको समझ में आई वो चीजें, तो कहलाते हैं कि यस, ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो इंस्क्रिप्शन थी वो क्या हो गई? डेसिफर कर ली गई। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती है क्योंकि इतने पुराने टाइम पे कभी लिखी गई थी, हमें नहीं समझ में आ रही है, या कुछ पार्ट गायब हो गया है तो हम नहीं लिंक कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं वो कौन सी लिपि, कौन सी भाषा, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करके लिखी गई थी, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि वो जो स्क्रिप्ट थी वो नॉन डेसिफर्ड ही रही, हमें समझ नहीं आई। ठीक है, नॉन डेसिफर्ड। तो ये डेसिफरमेंट और नॉन डेसिफरमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये चीज थी। इसके अलावा एक और छोटा सा बस वर्ड है जो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, डेसिफरमेंट हमें समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और छोटा सा वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है, दैट इज रोज़ेटा स्टोन करके, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो डेसिफरमेंट हमें समझ में आ गया, इंस्क्रिप्शन समझ में आ गया, मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आ गया। अब द लास्ट वर्ड, द लास्ट टॉपिक, द लास्ट हेडिंग जो हम यूज कर रहे हैं,
इसके बाद आप लोग प्रॉपर जो है वो बुक रीड करेंगे। बुक में किसी भी वर्ड में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी आंसर में कुछ भी डाउट आएगा आप लोग वो पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ है वो। सेकेंड चैप्टर से पहले मैं कोशिश करूंगी कि उस चीज़ों को भी, आपके जो भी डाउट आ रहे हैं उनको भी मैं क्लियर करूँ। क्लियर? पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ाई करनी है, सिर्फ ये नहीं वीडियो सुन के साइड में रख दिया और चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें रोज़ेटा स्टोन की। तो ये एक स्टोन है जो इजिप्ट में मिला। ठीक है, ये एक स्टोन है जो कहाँ मिला? इजिप्ट में मिला। बेसिकली 3 जो स्क्रिप्ट थी, 3 स्क्रिप्ट में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसमें 3 स्क्रिप्ट में बात की गई है, जिसमें एक तो ग्रीक है। ठीक है, 1 ग्रीक की जो थी वो थी, और 2 जो थी 1 ग्रीक, 1 2 मतलब को नंबरिंग समझ नहीं आएगी। 1 ग्रीक एंड 2 इजिप्शियन जो थी वो स्क्रिप्ट यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो बेसिकली 3 जो थी, 3 यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट या लैंग्वेज कह सकते हो आप देखने को मिली, जिनमें से एक ग्रीक और 2 इजिप्शियन थी। तो ये रोज़ेटा स्टोन मेंशन हुआ है। अब कुछ भी आ जाए इससे रिलेटेड तो आप लिखेंगे कि इजिप्ट का था, कंट्री का नाम पूछ सकता है हमसे, कुछ भी पूछ सकता है, इसकी लैंग्वेजेस पूछ सकता है। अब ऑप्शन में कह देगा संस्कृत वगैरह यूज हुई है। अब आप सोचोगे यस एनसीईआरटी में था तो हो सकता है संस्कृत, पाली, तमिल हमने पढ़ा था, बट याद रखेंगे इट इज रोज़ेटा स्टोन जो इजिप्ट का स्टोन है प्रॉपर। तो यहाँ पे एक ग्रीक और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज जो है वो इसमें यूज हुई है। इन टोटल 3 लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है। तो ये आई होप हमें फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत डिटेल में हमने चीज़ें कर ली हैं, लिंक कर लिया है, एमसीक्यू फॉर्म में कर लिया है, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें डिस्कस की और समझी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो भी डाउट आए बुक से रीड कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, एंड देन जो भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगली क्लास में हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।